हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम अध्ययन करने वाले हैं ताम्र पाषाण काल के बारे में। देखिए, ताम्र पाषाण काल है, इसे चैल्कोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है और इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी स्टोन एज के ऊपर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ताम्र पाषाण काल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति है, इसका नामकरण है वो ताम्र पाषाण कैसे पड़ा। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो स्टोन एज है, स्टोन एज जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं, इसमें मनुष्य के द्वारा पाषाण के ऊपर यानी पत्थर के उपकरण का प्रयोग किया जाता था, स्टोन के उपकरण का प्रयोग किया जाता था। और इस समय का जो मानव था वो किसी भी प्रकार की धातु से परिचित नहीं था। मनुष्य सबसे पहले जिस धातु से परिचित हुआ था उसका नाम था तांबा। और जब मनुष्य ने तांबे और पत्थर का साथ में प्रयोग करना सीखा तो इस काल को कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। कुछ इतिहासकार इसे ताम्र काल या कूपर एज भी कहते हैं। इसका एक और अन्य नाम है चैल्कोलिथिक एज। देखिए, यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक चैल्को है और एक लिथिक है। चैल्को से तात्पर्य होता है तांबा और लिथिक से तात्पर्य होता है पत्थर। इसी कारण इसे चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं चैल्कोलिथिक कल्चर। इस टॉपिक में हम ताम्र पाषाण काल के 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे इसके टाइम पीरियड की, फिर इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे कि भारत में इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, और अंत में इसके प्रमुख स्थानों पर हम चर्चा करेंगे। टाइम पीरियड की बात करें, जो ताम्र पाषाण संस्कृति है ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कांस्य युग भी कहा जाता है, इससे पहले भी इसकी बस्तियाँ मिलती हैं। कुछ बस्तियाँ इसके समानांतर मिलती हैं और जो अधिकतर बस्तियाँ हैं वो इसके बाद में मिलती हैं। तो इसका टाइम पीरियड था सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, समानांतर, उसके बाद में भी इसकी बस्तियां मिलती हैं। अब बात करें इसकी प्रमुख विशेषताओं की, तो जो इसकी पहली विशेषता है वह यह है कि तकनीकी दृष्टि से जो ताम्र पाषाण अवस्था है ये हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले है। ठीक है, मतलब तकनीकी बात करें तो तकनीकी दृष्टि से देखें तो ताम्र पाषाण अवस्था है वो पहले आनी चाहिए और उसके बाद में आनी चाहिए हड़प्पा, जो कि कांस्य युगीन सभ्यता है। लेकिन कालक्रम के अनुसार देखें तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो पहले आती है और ताम्र पाषाण जो सभ्यता है वो भारत में बाद में आती है। हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तो इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मनुष्य सबसे पहले जिस धातु से परिचित हुआ था वह ताम्र था। सबसे पहले ताम्र से परिचित हुआ था, यानी तांबे से परिचित हुआ था, और इसी के अंदर टिन व अन्य धातु मिलाकर उसने एक नई धातु बनाई, कांस्य। तो टेक्निकली देखें तो मनुष्य सबसे पहले परिचित हुआ था वो तांबे से परिचित हुआ था और उसके बाद में परिचित हुआ था कांस्य से। तो टेक्निकली ताम्र पाषाण जो अवस्था है वो हड़प्पा सभ्यता से पहले आनी चाहिए। लेकिन भारत में इसकी जितनी भी साइट या स्थान मिले हैं वो हमें हड़प्पा सभ्यता यानी कांस्य युगीन सभ्यता के बाद में मिले हैं। तो कालक्रम के अनुसार ये हड़प्पा सभ्यता के बाद में आती है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल कहा जाता है क्योंकि इस समय का जो मानव था उसने अपने वस्तु और उपकरण बनाने के लिए पत्थर और तांबे का प्रयोग किया था। तीसरी इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर बड़े बड़े ग्राम मिलेंगे आपको, बड़े बड़े ग्राम मिलेंगे। देखिए, अंतिम वीडियो में हमने पढ़ा था नवपाषाण काल पढ़ा था। तो उसमें हम देखते हैं कि मानव स्थायी रूप से रहना शुरू कर देता है और इसी के बाद गांवों का निर्माण होता है। तो जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है यह एक ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ स्थान अपवाद के रूप में मिलेंगे, जैसे दैमाबाद और इनाम गांव। ये 2 स्थान ऐसे हैं यहाँ पर नगरीकरण का विकास हो चुका था। तो इसे आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ताम्र पाषाण काल के जितने भी स्थान थे वो सब ग्रामीण सभ्यता से संबंधित थे, लेकिन दैमाबाद और इनाम गांव है ये नगरीकृत सभ्यता थी। और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की चौथी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मातृदेवी और वृषभ पूजा के भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वृषभ पूजा के साक्ष्य मालवा से प्राप्त हुए हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। भारत में इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसका जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। सबसे पहले आ जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जिसे हम आहड़ संस्कृति भी कहते हैं। इसका एक और अन्य नाम है बनास संस्कृति, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट था ये बनास नदी के किनारे हुआ था,
इसीलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड था वह था 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक। इज दैट क्लियर? दूसरी जो प्रमुख संस्कृति थी वह थी पश्चिमी मध्य प्रदेश। इसे कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो कायथा संस्कृति है और मालवा संस्कृति है दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। कैसे? सबसे पहले कायथा संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ था और कायथा संस्कृति के पतन के पश्चात ही मालवा संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ था। उसी स्थान पर इसका डेवलपमेंट हुआ जहां पर पहले कायथा संस्कृति थी। या फिर हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि कायथा के जो प्रथम कालखंड है उसको तो हम कहते हैं कायथा संस्कृति कहते हैं, और जो तीसरा कालखंड है उसे हम कहते हैं मालवा संस्कृति कहते हैं। दोनों का टाइम पीरियड भी अलग है। कायथा का जो टाइम पीरियड है ये 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक है, और मालवा संस्कृति का जो टाइम पीरियड है ये 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व है। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है मालवा संस्कृति। साथ ही ये जो कायथा संस्कृति है ये सबसे प्राचीन ताम्रपाषाण संस्कृति थी, सबसे प्राचीन ताम्रपाषाण संस्कृति थी। अब हम चर्चा करेंगे तीसरी संस्कृति पे। तीसरी ताम्रपाषाण संस्कृति जो पश्चिमी महाराष्ट्र में है इसे जारवे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो टाइम पीरियड था ये 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व था, और ये सबसे बाद की या सबसे नवीन ताम्रपाषाण संस्कृति थी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टाइम पीरियड से संबंधित पूछ लिया जाता है कि आहड़ संस्कृति का टाइम पीरियड क्या था, ठीक है, कायथा संस्कृति का टाइम पीरियड क्या था, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे जो प्राचीन ताम्रपाषाण संस्कृति थी वो कौन सी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कायथा संस्कृति। या कई बार इसका कालक्रम भी पूछ लिया जाता है। तो एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर 4 संस्कृति दी हुई हैं, आहड़, कायथा, मालवा और जारवे। आहड़ की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था ये 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक था। कायथा की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था ये 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक था। मालवा की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था ये 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक था। और जारवे की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था ये 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक था। तो यहाँ पर जो सबसे प्राचीन संस्कृति है वह कायथा संस्कृति है जो 2 नंबर पर है। उसके बाद में आहड़ का नंबर आता है जो 1 नंबर पर है। उसके बाद में नंबर आता है मालवा का जो 3 नंबर पर है, और सबसे बाद की संस्कृति थी जारवे जो 4 नंबर पर है। तो देखिए यहाँ पर 2, 1, 3, 4 दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति को लेकर। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमुख स्थानों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जिसे आहड़ संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख स्थानों में 3 नाम प्रमुख हैं, आहड़, गिलुंद और बालाथल। आहड़ सबसे प्रमुख है इसीलिए इसको आहड़ संस्कृति भी कहा जाता है। दूसरा आ जाता है पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो उसको 2 भागों में डिवाइड किया था हमने, कायथा संस्कृति और दूसरी थी मालवा संस्कृति। कायथा संस्कृति के 3 नाम इंपॉर्टेंट है, एरण, त्रिपुरी और उज्जैनी। मालवा में भी 3 नाम इंपॉर्टेंट है, मालवा, नागदा और नवदा टोली। तीसरी जो संस्कृति आ जाती है वह पश्चिमी महाराष्ट्र है, जिसे हम जारवे संस्कृति भी कहते हैं। और ये जारवे संस्कृति है, ये महाराष्ट्र के 3 जिलों में पाई जाती है, अहमदनगर, धुले और पुणे। अहमदनगर में जारवे, दैमाबाद और नेवासा प्रमुख है। धुले में एकमात्र स्थान है प्रकाश। पुणे में इनामगांव, चंदोली, सोनगांव और नासी प्रमुख है। लेकिन यहाँ पर जो सारे स्थान है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल जो मैंने ग्रीन कलर में किए हुए हैं जैसे आहड़ है, मालवा है, नवदा टोली है, दैमाबाद, नेवासा और इनामगांव प्रमुख है। तो हम डिटेल में इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनका नाम याद कर लें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे उज्जैनी का संबंध किस संस्कृति से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे कायथा संस्कृति। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कायथा संस्कृति से संबंधित एरण, त्रिपुरी और उज्जैनी है, इन स्थानों में किसी का भी नाम आए तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा कायथा संस्कृति। और यदि यहाँ पर कायथा संस्कृति ऑप्शन में ना हो तो आप मालवा संस्कृति भी कर सकते हैं, वो भी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि कायथा संस्कृति जहाँ पर थी उसी स्थान पर बाद में मालवा संस्कृति हुई थी। और वर्तमान में जो कायथा संस्कृति है उसको कुछ विद्वान या इतिहासकार उसे मालवा संस्कृति भी कहते हैं। इसको भी हम एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उज्जैनी का संबंध है तो यहाँ पर कायथा और मालवा दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह कायथा संस्कृति होगा। लेकिन यदि दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कायथा संस्कृति ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह मालवा संस्कृति है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट पैलेस हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे।
सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान की संस्कृति है, जिसे हम आहड़ संस्कृति भी कहते हैं। इसका जो प्रमुख स्थान है आहड़। आहड़ की जो सबसे पहली विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर सर्वाधिक तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जैसे अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, सुरमे की सलाइयाँ, चाकू के फल और कुल्हाड़ियाँ। इसीलिए इसे ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आहड़ का अन्य नाम क्या है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप राइट डाउन कर लें। दूसरी प्रमुख विशेषता यहाँ पर जो मृदभांड मिले हैं वे काले व लाल रंग के मिले हैं। और तीसरी आहड़ की जो प्रमुख विशेषता है वह है यहाँ पर कपड़े की छपाई के ठप्पे मिले हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर रंगाई छपाई का जो उद्योग था वो विकसित अवस्था में था। इज दैट क्लियर? चौथा है यहाँ पर गृह निर्माण के जो साक्ष्य मिले हैं और जितने भी घर मिले हैं वो पत्थर के मिले हैं। तो देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम ताम्रपाषाण संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर जितने भी अधिकतर घर मिलते हैं, अन्य जो स्थान है वहाँ पर वो कच्ची ईंटों से निर्मित होते हैं और एक खंबे की सहायता से उस पर घास फूस की छत बनाई जाती थी। लेकिन जो आहड़ में जो घर मिले हैं वो पत्थर के बने हुए थे, इसलिए इसे जो अन्य ताम्रपाषाणकालीन स्थल है उनसे अलग करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से हमें पत्थर के घर के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आहड़। अब हम चर्चा करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। इसमें पहला नाम आता है मालवा। तो देखिए मालवा के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि यहाँ पर उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड मिलते हैं। मृदभांड बाकी ताम्रपाषाणकालीन स्थलों से भी मिलते हैं, लेकिन अगर बात करें उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड की, चाहे वह बनावट में हो चाहे डिजाइन में हो, तो वह हमें प्राप्त होते हैं मालवा से। ये मृदभांड भी काले और लाल रंग के थे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह है मालवा। दूसरी इसकी जो प्रमुख विशेषता है वह है कि यहाँ पर चरखा और तकली के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कपास उत्पादन और वस्त्र निर्माण होता था। तीसरी मालवा की प्रमुख विशेषता है यहाँ से हमें वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले। तो यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि वृषभ पूजा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वह है मालवा। देखिए ताम्रपाषाण संस्कृति में वृषभ पूजा और मातृ पूजा, मातृ देवी की पूजा, दोनों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी। दूसरा जो स्थान है वह है नवदा टोली। तो देखिए नवदा टोली से हमें अनाज की बहुत सारी किस्मों के बहुत सारे ढेर प्राप्त हुए, जैसे गेहूं है, अलसी है, मसूर है और चावल है। साथ ही इसकी जो दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता है, ये ताम्रपाषाणकालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। देखिए वैसे तो जो ताम्रपाषाण काल था ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, और सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती की बात करें तो वह नवदा टोली थी। लेकिन टॉपिक की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि दो स्थान ऐसे हैं, एक तो दैमाबाद और एक इनाम गांव, जहां से हमें नगरीकृत सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवदा टोली। लेकिन सबसे बड़ी बस्ती या सबसे बड़ी नगरीकृत बस्ती की बात करें तो उस समय हमारा आंसर हो जाएगा दैमाबाद। इज दैट क्लियर? देखिए अधिकतर जो स्थान मिले हैं ताम्रपाषाण काल के वो ग्रामीण थे, लेकिन केवल दो स्थान, एक दैमाबाद और एक इनाम गांव, ये दो स्थान नगरीकृत थे। अब बात करते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र की, जिसे जारवी संस्कृति भी कहा जाता है। इसमें जो सबसे पहला स्थान आता है वह है दैमाबाद। तो दैमाबाद की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है कि ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों में सबसे बड़ी बस्ती थी या सबसे बड़ी नगरीकृत बस्ती थी। तो इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल था। देखिए दैमाबाद एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से हमें ताम्रपाषाण काल और उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, दोनों के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तीसरी जो है दैमाबाद की सबसे प्रमुख विशेषता थी वह थी कांस्य का रथ प्राप्त होता है। बाकी जितने भी ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं वहाँ से हमें ताम्र के या तांबे के अवशेष प्राप्त होते हैं, तांबे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन एकमात्र स्थान जहाँ से हमें कांसे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह है दैमाबाद, क्योंकि इसका संबंध है वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी रहा है। दूसरा जो प्रमुख स्थान है वह है इनाम गांव। यह भी एक नगरीकृत बस्ती थी और यहाँ से हमें किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किस ताम्रपाषाणकालीन बस्ती से हमें किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वह प्राप्त हुए हैं हमें इनाम गांव से। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता थी कि यहाँ पर जो घर मिले हैं वो वर्गाकार, आयताकार और वर्ताकार मिले हैं।
अर्थात यहाँ पर जो घरों की बनावट है और प्रकार उनमें अंतर पाया जाता है, इसलिए पता चलता है कि यहाँ पर वर्ग विभाजन था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से हमें वर्ग विभाजन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो वो प्राप्त होते हैं हमें इनाम गांव से, क्योंकि जो घर मिले हैं उनकी बनावट और प्रकार दोनों में ही अंतर है। तीसरा स्थान है नेवासा। यहाँ से हमें कपास और पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी उसके प्रमुख स्थल थे। और इस वीडियो में हमने जो ताम्रपाषाण काल है उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बनते थे उन सभी के ऊपर हमने चर्चा की थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।